सो एवरीवन वेलकम यू ऑल टू एग्जाम ओरिजिनल्स। जो हमारा आज का सेशन है लेक्चर नंबर 1 ऑन इसरो, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। तो इसरो के बारे में फटाफट 2-3 जानकारी आप ले लें। 10 मिनट में हम इसरो के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। जैसे देखिए कि इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ, 15 अगस्त 1969 को बताया। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बैंगलोर कर्नाटका में है। फिर इसरो को बनाने में सबसे बड़ा जो हाथ है वो है डॉक्टर विक्रम साराभाई जी का। अच्छा, ये भी आप लोग जानते हैं कि इसरो 69 में बना था और हेडक्वार्टर बैंगलोर में। अभी रिसेंट में इसरो के चीफ जो हैं, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया था, के सिवान, बट सोमनाथ जी हैं। सोमनाथ, राइट, ये आपको याद रखना है। एस सोमनाथ जी हैं अभी प्रेजेंट में इसरो के चीफ। इसके पहले चेयरमैन जो थे वो थे के सिवान। अच्छा, फर्स्ट चेयरमैन इसरो के कौन थे, वो थे विक्रम साराभाई जी। फिर इसरो का लॉन्च अभी रिसेंट में हुआ है। तो क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि भाई कहां से लॉन्च हुआ है, ये थोड़ा सा अपन को मालूम होना चाहिए, है ना। और अचीवमेंट्स हम लोगों ने देखे थे। अचीवमेंट्स के अलावा हम लोगों ने ये देखा था कि इसरो की क्या क्या कैपेबिलिटीज हैं, लाइक स्पेस ट्रांसपोर्टेशन में, सैटेलाइट सिस्टम में, स्पेस एप्लीकेशन में, ह्यूमन लाइफ सपोर्ट टेक्नोलॉजीज में, एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग में। फिर कई सारे एकम्प्लिशमेंट्स हैं, जैसे कि रिसेंट में अभी तक टिल डेट 82 लॉन्च व्हीकल मिशंस लॉन्च हो चुके हैं, 112 सैटेलाइट मिशंस लॉन्च हो चुके हैं, 8 टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन मिशंस हो चुके हैं, तकरीबन 250 से ज्यादा स्पेस एप्लीकेशंस बेस्ड मिशंस लॉन्च हो चुके हैं। टेली एजुकेशन से लेकर टेली मेडिसिन से लेकर रूरल कनेक्टिविटी से लेकर बैंकिंग सर्विसेज से लेकर सिविल एविएशन से लेकर रिसोर्स मैनेजमेंट से लेकर हर क्षेत्र में इसरो ने काफी अच्छा काम करा हुआ है। अगर हम बात करें कि इसरो की स्टार्टिंग कब हुई, कैसे हुई, तो 1962 में, 1962 आपको याद रखना है, 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनी। फर्स्ट वन इज इनको स्पार, राइट, इनको स्पार। Its full form is Indian National Committee for Space Research, Indian National Committee for Space Research, जो कि 1962 में लॉन्च हुआ। देन 1962 में इनको स्पार के अलावा TRLS भी लॉन्च हुआ था। TERLS, TRLS का गाइस फुल फॉर्म क्या है, दैट इज थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये आपको याद रखना है। सिमिलरली आप देखेंगे 1967 में गाइस एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ स्टेशन लॉन्च हुआ। तो आपसे पूछा जा सकता है 1967 में क्या लॉन्च हुआ, या फिर ESCES का फुल फॉर्म पूछ लें, राइट, या फिर आपसे ये पूछ लें कि ESCES कब लॉन्च हुआ, तो 1967 में लॉन्च हुआ। अच्छा, जो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट कम्युनिकेशन जो अर्थ स्टेशन है, इसका हेडक्वार्टर मतलब ये सेटअप कहां करा गया है, तो वो है अहमदाबाद, गुजरात, राइट, ये आपको याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट वन आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्पेस पोर्ट है इंडिया का श्रीहरिकोटा में, वो कब बना था, तो 1971 में बना था। दैट इज सतीश धवन स्पेस स्टेशन, राइट, यू नो वेरी वेल। देन नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर जो है वो हैदराबाद में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट 1975 में सबसे पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, जिसका नाम क्या था गाइस, सब लोग जानते हैं, आर्यभट्ट। ठीक है, ये कहां से लॉन्च हुई थी, तो बैकनूर कॉस्मोड्रोम से लॉन्च हुई थी। बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की पहली जो सैटेलाइट थी उसका नाम क्या था, आर्यभट्ट, राइट। हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे आर्यभट्ट जी, उनके नाम पर ये सैटेलाइट का नामांकन हुआ था। 1975 अप्रैल 19 में ये लॉन्च हुई थी। सिमिलरली फिर क्या होता है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट हुआ। आपसे पूछा जा सकता है साइट का फुल फॉर्म क्या है, तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ये कब हुआ था, 1975 में। ये पहला एक्सपेरिमेंट था पूरे वर्ल्ड में टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन थ्रू दी स्पेस, कि भाई हम लोग स्पेस टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका नाम क्या है, साइट, एंड साइट का फुल फॉर्म क्या है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, ये आपको याद रखना है। फिर क्या हुआ, पहला इंडियन जो स्पेस एस्ट्रोनॉट थे जिनका नाम था राकेश शर्मा जी, 1984 में। अच्छा, 1984 में भोपाल गैस त्रासदी भी हुई थी, ये मैंने क्वेश्चन पूछा था आप लोगों से। तो 1984 में फर्स्ट इंडियन इन स्पेस जो थे राकेश शर्मा जी, उन्होंने भारत के बारे में बताया कि सबसे प्यारा भारत हमारा है, कि नहीं है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस टाइप से उन्होंने मतलब इंडिया की काफी तारीफ करी थी। इंदिरा गांधी जी ने पूछा था कि हमारा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने बोला कि सबसे ब्यूटीफुल भारत दिखता है, इंडिया दिखता है, राइट। तो ये फर्स्ट इंडियन इन स्पेस हो गए। देन पहली ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च हुई। कब हुई, इंडियन ऑपरेशनल रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग मींस हम लोग रिमोटली यहां से उसको, रिमोट से हम लोग
जैसे हम लोग क्या करते हैं, रिमोट का इस्तेमाल करके टीवी के चैनल चेंज करते हैं, ऐसे ही रिमोट से हम सैटेलाइट की लोकेशन चेंज करना या उसके बारे में पता लगाना, या फिर सैटेलाइट काम कर रही है तो मतलब रिमोटली हम लोग उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दैट्स व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। तो पहली बार हम लोगों ने 1988 में IRS-1A के थ्रू ऑपरेशनल इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करी। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, कलाम साहब का इसमें बहुत बड़ा योगदान था। सिमिलरली GSAT-1 लॉन्च हुआ। फिर यू नो वेरी वेल METSAT जो सैटेलाइट थी, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट। अब आपसे ये पूछा जा सकता है, बस इतना ही पूछेंगे अगर पूछेंगे तो, कि कल्पना 1 जिसको रीनेम करा गया, ये कौन सी सैटेलाइट थी? तो इस सैटेलाइट का नाम था METSAT। गाइस याद रखना, METSAT क्या था? कल्पना 1। कल्पना 1 उसका नाम रख दिया गया कल्पना 1, राइट, टू ऑनर इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट। दैट इज पहली महिला भी थी कल्पना चावला, ये हरियाणा से बिलोंग करती थी। और इसरो ने PSLV जो C4 के थ्रू जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट METSAT, उसका नाम चेंज कर दिया था। फिर PSLV C11 सक्सेसफुली लॉन्च कर देती है चंद्रयान प्रथम को। तो ये चंद्रयान प्रथम है ना, चंद्रयान। अच्छा, आप लोग देख रहे हैं चमकीला क्यों है? तो ये जो चमकीला एक प्रकार का मेटल है जो सैटेलाइट को जलने से बचाता है, बस इतना याद रखिएगा। इसकी यही खास बात है कि सैटेलाइट में आग ना लगे, फ्रिक्शन से बचाता है, तो ये इसकी खास बात है। इसलिए आपको देखना ये चमकीले चमकीले काफी देखने को मिलते हैं। ये फॉइल है, उसका कवर है। तो PSLV C11 के थ्रू सक्सेसफुली लॉन्च करा गया चंद्रयान प्रथम को। कब? 22 अक्टूबर 2008 में। फिर एस्ट्रोसैट जो थी, पहली डेडिकेटेड सैटेलाइट लॉन्च हुई थी 2015 में। एस्ट्रोसैट 2015 में एस्ट्रोसैट लॉन्च करी गई। और एस्ट्रोसैट की खास बात क्या थी? इसने इंडिया की तो सैटेलाइट लॉन्च करी ही थी, इंडिया के साथ साथ गाइस इसने इंडोनेशिया की, ठीक है, कनाडा की, USA की, इनकी भी सैटेलाइट्स लॉन्च करी थी। तो एस्ट्रोसैट इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो पहली डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट थी, लॉन्च करी गई थी PSLV C30 के द्वारा। PSLV C30 के द्वारा, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। और इसकी क्या खास बात थी गाइस कि इन्होंने, मतलब जो एस्ट्रोसैट है, इसने 6 इंटरनेशनल सैटेलाइट्स और अलग अलग, जैसे अब यहाँ पे इंडोनेशिया, कनाडा और USA। आप कहेंगे कि सर ये नाम तो 3 ही है, तो हो सकता है USA की 2 सैटेलाइट लॉन्च करी हो, कनाडा की 2 सैटेलाइट लॉन्च करी हो, और इंडोनेशिया की, तो वो नाम नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन हाँ, आप सोचिए ना, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज, कनाडा, इंडोनेशिया, ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ये इंडिया से बोल रही है भैया हमारी भी ले जाओ यार, तुम तो जा ही रहे हो बढ़िया तरीके से, मस्त तरीके से, तो हमारी भी ले जाओ। तो इसरो कितना बढ़िया काम कर रहा था, ये हम लोगों ने देखा। फिर इसरो ने रैमजेट इंजन पे काम करा, स्क्रैमजेट इंजन पे काम करा। इस इंजन की क्या खास बात थी? ये एयर ब्रीथिंग प्रोपल्सन सिस्टम बेस्ड था। मैंने आपको जैसे बताया था, ये कम फ्यूल यूज करता था। जैसे जैसे ये हवा में आता था, तो हवा में जाते 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 ऑक्सीजन लेता था और रिएक्ट करता था और फ्यूल को जनरेट करता था, और उसके कारण थ्रस्ट यूज होता था। द थिंग इज दैट कि सैटेलाइट्स मतलब कम फ्यूल में काफी ऊपर तक जा पाती थी। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे हम लोगों ने काम करा, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट था इसरो का, राइट। तो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी, रैमजेट टेक्नोलॉजी पे भी हम लोग आए। तो 2016 याद रखना, बहुत ही लैंडमार्क इवेंट रहा, ठीक है। फिर इंडिया क्या बन गया? 4th कंट्री बन गया जिसने इस टेक्नोलॉजी पे काम करा। आफ्टर एन नंबर ऑफ डिफरेंट, जैसे USA था, इंग्लैंड था, आई थिंक रसिया था, जिसने स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पे महारत हासिल कर रखी थी। खैर, तो इंडिया चौथा, मतलब पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर की कंट्री बन गए जिसने इस टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करी, ठीक है, बहुत बड़ी बात है, राइट। देन मूविंग नेक्स्ट फॉरवर्ड गाइस, तो PSLV C37 जो है सक्सेसफुली लॉन्च करी गई। ये जो सैटेलाइट थी PSLV C37, इसकी एक खास बात थी कि एक साथ 103 और सैटेलाइट्स भी लॉन्च करी गई थी, कार्टोसैट 2 के साथ। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, वर्ल्ड लेवल पे आज भी हिस्ट्री है कि जो PSLV C37 था, PSLV C37, इसमें एक साथ 103 सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई थी, एक साथ, मतलब टुगेदर 103 सैटेलाइट्स वर आल्सो लॉन्च्ड, जो कि वर्ल्ड की अलग अलग कंट्रीज से भी थी, और मतलब काफी सारी सैटेलाइट्स लॉन्च करी गई थी। इसमें एक छोटी सी भी सैटेलाइट थी, आई थिंक कलाम सेट, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट थी वर्ल्ड की, अभी तक की शायद सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट भी है वो, थोड़ा सा और देख लेना। बट द थिंग इज दैट के याद रखना है, जो PSLV C37 है, उसने कार्टोसैट 2 सीरीज लॉन्च करी थी। कार्टोसैट, राइट, कार्टोसैट। और कार्टोसैट जो 2 सीरीज थी, इसमें 103 सैटेलाइट्स, ठीक है, एक साथ भेजने के बाद, मतलब एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि इतनी सारी सैटेलाइट्स हम लोग एक साथ लॉन्च कर रहे हैं। इवन इसके वीडियोस भी डले हुए हैं गाइस, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देन नेक्स्ट, पहली डेवलपमेंटल फ्लाइट, दैट इज GSLV Mark 3 D1, राइट, ऑफ इंडियाज हैवी लिफ्ट व्हीकल वाज आल्सो लॉन्च। अब
आप लोगों को मैंने बताया था पहले भी कि वर्ल्ड का सबसे मतलब वन ऑफ दी एक सबसे हैवी सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाला जो इंजन है, व्हीकल है, लॉन्च व्हीकल है, उसका नाम क्या है? तो वो है GSLV मार्क 3। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, GSLV MK3 ये जो है वर्ल्ड की सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट, और सबसे हेवीएस्ट सैटेलाइट लॉन्च भी करी, दैट इज GSAT-19, राइट। जो GSAT-19 है वर्ल्ड की सबसे हैवी सैटेलाइट रही जिसको लॉन्च करा, और ये कब लॉन्च हुई? 2017 में। 2017 में ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप देख सकते हैं, राइट। और ये जो है हैवी सैटेलाइट लॉन्च करने में बहुत मतलब कीर्तिमान स्थापित करा। नॉट ओनली दैट, प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा गगनयान प्रोग्राम, राइट। और ये पहला मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था अगस्त 15, 2018, जब मोदी जी हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री जी ये स्पीच दे रहे थे, तब मैं भी वहां पर मौजूद था। एंड आई वाज आल्सो सिटिंग देयर बाय द ग्रेस ऑफ माय जीजू, राइट। तो ठीक है, तो ये मैंने स्पीच इनकी लाइव सुनी थी, इसलिए मुझे याद भी है। 2018 में 15 अगस्त 2018 में पीएम साहब ने बोला कि हम लोग आने वाले समय में गगनयान पे काम कर रहे हैं। गगनयान, जब इंसान को भी हम लोग स्पेस में भेज सकते हैं, राइट। तो पीएम साहब ने बस यही बोल दिया कि अब हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई यात्रा भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। और उसी टाइम पे एक स्कीम भी आई थी, इसका नाम था उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम, राइट। खैर वो तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप याद रखना कि 2018 में गगनयान प्रोग्राम लॉन्च करा गया, अनाउंस करा गया था, और इट वाज द फर्स्ट मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम दैट वाज डिक्लेयर्ड ऑन 15 अगस्त 2018, राइट। ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट वन, गगनयान की एक खास बात है कि ये लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजेगा। मतलब याद रखना है कि ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल सबसे ऊपर पोलर ऑर्बिट पे या फिर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट पे भेजेगा, नहीं, लो अर्थ ऑर्बिट पे, राइट। तो लो अर्थ ऑर्बिट पे इंसान को भेजेगा और फिर ले आएगा वापस। कुछ इस तरह से आप देखिए, जैसे हम लोगों ने लॉन्च करा, ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बैठ गया हमारे और भी बच्चों के साथ, प्रेम के साथ और संदीप जी के साथ, सब लोगों के साथ हम बैठ गए बढ़िया इसमें, और फिर ये ऊपर लेके आएगा, लो अर्थ ऑर्बिट पे लेकर जाएगा, वहां पे थोड़ा सा घुमाएगा, और यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि जो सैटेलाइट है वो छोड़ देंगे और फिर से ये री एंट्री वापस आ जाएगा। और कुछ इस तरह से आप देखेंगे, ये जो दिख रहा है ग्रेविटी, अगर मूवी देखेंगे ना तो आपको ये समझ में आएगा किस तरह से जो ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल जो है डायरेक्ट आके पानी में गिरेगा, और पानी में जब आएगा गिरेगा तो मतलब हम लोग सेफली उससे इजेक्ट हो जाएंगे, राइट। द थिंग इज दैट 3 से 4 दिन में हम लोग स्पेस की यात्रा भी आराम से करके आ सकते हैं, राइट। तो जिसमें कुब्बत है वो पैसा खर्च करेगा, वो जा सकता है, राइट। तो ये एक मतलब आप बोल सकते हैं कि एक उपलब्धि भी है। ऑब्वियस सी बात है कि इतनी ऊंचाई पर भेजना, जहां पर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑलमोस्ट नील हो जाता है, बिल्कुल मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाता है, ठीक है। अभी जो हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज्यादा है, और इतनी ऊंचाई पे जाते हैं ना, अगर ये कल को कैप्सूल फट गया तो वहां पे हमारे ब्लड वेसल्स फट सकते हैं। इवन जो प्लेन होता है तो प्लेन में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करके रखा जाता है, तभी तो आप लोग अगर प्लेन में बैठे हैं, फ्लाइट में बैठे हैं, तो आपको ऐसा कभी कभी लगेगा कि कई लोगों को नाक से ब्लड आने लगता है, अगर वो प्रेशर फ्लक्चुएट होता है तो, या फिर कभी कभी सुनाई नहीं देता। आप लोग एक्सपीरियंस करेंगे जब आप लोग बैठेंगे, कुछ किसी ने तो एक्सपीरियंस करा ही होगा, राइट। तो ऐसा होता है, राइट। द थिंग इज दैट कि ये आपको थोड़ा सा इस तरह से याद रखना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या क्या हो रहा है। देन PSLV C-44 सक्सेसफुली लॉन्च कर देता है माइक्रोसैट R एंड कलामसैट V2, राइट। याद रखना, मैंने वहां पे जो बोल दिया था ना कि कलामसैट भी शायद लॉन्च करी थी, नहीं, कलामसैट इसके साथ लॉन्च नहीं करी थी। 2019 में कलामसैट को और माइक्रोसैट दोनों को PSLV C-44 के थ्रू लॉन्च करा था। ये देखिए आप कि ये जो है माइक्रोसैट R और कलामसैट V2 दोनों के दोनों लॉन्च करे गए 2019 में। तो आपसे ये पूछा जा सकता है, ये जो है मतलब इतनी छोटी है कि एक सिक्का होता है ना, ये तकरीबन इतना छोटा सा है, मुश्किल से 2 इंच, 2 स्क्वायर इंच का मान लीजिए, कुछ इस तरह से, छोटू सा, बिल्कुल छोटू सा सैटेलाइट है, ये बॉक्स की तरह दिख रहा है ना आप लोगों को, राइट। तो ये जो है कलामसैट V2 एंड माइक्रोसैट R, राइट, जो कि लॉन्च करा गया 24 जनवरी 2019 को। देन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इनॉग्रेट करा गया 30 जनवरी 2019 को एट इसरो हेडक्वार्टर दैट टू इन बैंगलोर। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी लॉन्च करा गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो सेंटर है कहां पर बना है, तो ये बना है, याद रखना है, बैंगलोर, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीएम सर ने इसके बारे में स्पीच दी थी, और इसको ओपन करने के लिए ये देख रहे हैं मोदी जी खुद खड़े हुए हैं, राइट, खुद गए थे। तो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर गगनयान प्रोजेक्ट, स्पेसिफिकली फॉर गगनयान प्रोजेक्ट, ये लॉन्च करा गया एट दी बैंगलोर ओनली, राइट, इसरो के द्वारा। फिर गगनयान क्या है, तो इंडिया ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा मतलब और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना।
टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ और ये क्या है, कुछ खास नहीं है आपके लिए, इस पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, मतलब 2019 में इसरो ने लॉन्च करा एनुअल प्रोग्राम फॉर स्कूल चिल्ड्रंस, जिसको हम बोलते थे यूविका। यूविका क्या है तो आपसे पूछा जा सकता है यूविका, यूविका का फुल फॉर्म क्या है, प्रीलिम्स में पूछा है तो आप याद रखना है उसका नाम क्या है, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, कार्यक्रम, राइट, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, राइट। तो स्कूल चिल्ड्रंस को मोटिवेट कराया, ये क्यों लॉन्च करा गया गाइस, ताकि स्कूल चिल्ड्रंस को मोटिवेट कराया है कि भाई स्कूल के जो बच्चे हैं वो भी सैटेलाइट्स को लेके फैसिनेट हो, राइट। ये जो एस्ट्रोलॉजी है या स्पेस प्रोग्राम्स हैं, तो अगर इसमें 1000 में से 1-2 बच्चे भी आगे बढ़ते हैं तो वो के सिवान की तरह या फिर सोमनाथ जी की तरह, कलाम साहब की तरह आगे बढ़ सकते हैं और भारत में इनका मतलब योगदान रहेगा। द थिंग इज दैट कि ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इंपॉर्टेंट मिशन भी है, राइट। तो बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यूवी का मिशन चालू हुआ था, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर सिमिलरली PSLV C45 के थ्रू हरिकोटा से एमीसेट लॉन्च करा गया, ठीक है। फिर एस्ट्रोसेट तो वही है कि एस्ट्रोसेट हो ही गया था खैर, और इसने बता दिया कि और कुछ खास नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है। तो ये मैंने आपको बताया, इतना क्लियर है गाइस, इतना क्लियर है, ठीक है। तो अभी आप और भी देखिए, जैसे देखिए स्टूडेंट ने बनाई थी, रपिंदर बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, अचीवमेंट्स में और देखो, फिर से देखो, फिर से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च करी गई थी सोवियत यूनियन के द्वारा 1975 में। लॉन्च व्हीकल क्या था, तो लॉन्च व्हीकल वही है। अब लॉन्च व्हीकल कई सारे हैं, जैसे आप देख रहे हैं SLV स्मॉल लॉन्च व्हीकल, पोलर सॉरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर PSLV दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, देन GSLV दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इस तरह से आप देख रहे हैं। अभी जो सबसे बड़ा लॉन्च व्हीकल है आपके समक्ष है, दैट इज GSLV Mark 3। तो इसके पहले Mark 1 और Mark 2 भी आए हैं, ठीक है। और यहां पर अगर आप फोटो में देख पा रहे हैं तो ये जो है ना, ये जो इस तरह से रॉकेट्स इसके साथ लगे हुए हैं, तो इनको बोला जाता है स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स, राइट। तो GSLV Mark 3 जो है ना सबसे भारी घोड़ा है, ठीक है, याद रखना इसका। फिर इसरो सेंड लूनार ऑर्बिटल मिशन दैट इज चंद्रयान 2008 में, ये हमने बता ही दिया है। फिर चंद्रयान 2 भी 2009 में लॉन्च कर दिया। फिर मार्स ऑर्बिटल मिशन जो है 2013 में लॉन्च कर दिया, बहुत बड़ा अचीवमेंट था इसरो का। सिमिलरली आप देखेंगे ये जो फोटो दिख रहा है आपको, तो ये कुछ सैटेलाइट्स के इस तरह से फोटोज होते हैं कि सैटेलाइट जब जाती है ना तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है। तो ये जो है, ये आपके समक्ष जो दिख रहा है, ये जो है सोलर पैनल है, ठीक है। सन की लाइट से ही क्या होगा, ये चार्ज होगा, और जब चार्ज होगा तभी तो ये सिग्नल हमको भेज पाएगा, राइट। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चंद्रयान 2 का फोटो देख सकते हैं। ये मार्स ऑर्बिटल मिशन जो मंगलयान है, ठीक है, इंडिया का पहला मिशन था टू दी मंगल, दैट इज रेड प्लैनेट। अब रेड प्लैनेट क्या है, मार्स, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अनमेंड था हालांकि ये, और श्री हरिकोटा से इसको छोड़ा गया था। टॉक अबाउट दी MOM दैट इज मार्स ऑर्बिटल मिशन, इस पे मूवी भी बनी हुई है, मंगलयान 2013 में लॉन्च करा गया, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, ये मिशन की क्या खास बात थी ना गाइस, याद रखना है, इस मिशन की ये खास बात थी कि ये काफी सस्ते रेट पर हो गया था, ये कॉस्ट इफेक्टिव मिशन रहा था, शॉर्ट पीरियड में ये हो गया था, मतलब फुलफिल हो गया था काफी जल्दी, शॉर्ट पीरियड में इसको कर दिया गया था। क्यों करा गया था, क्योंकि वो टाइमिंग के कारण। अगर आप मंगलयान मूवी देखेंगे, विद्या बालन और आई थिंक अक्षय कुमार जी हैं, तो वो मूवी में ये बताया गया है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि उसी टाइम पर करें। क्यों, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंस होती है पर्टिकुलर टाइम की, ठीक है, ताकि ये मिशन सक्सेसफुल हो पाते हैं, राइट। तो वो कुछ होता है, खैर इतना हमारे को उस पर नहीं आना है। Then economical weight budget also, miniaturization of 5 heterogeneous science payloads also, मतलब इसमें काफी कुछ इंपॉर्टेंस था। नॉट ओनली दैट, जो मंगलयान था ना उसने मून के मतलब लाइक द 2 मून्स ऑफ मार्स, राइट, जो मार्स के मून्स हैं। द थिंग इज दैट कि जो मार्स की सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, दैट इज फोबोस एंड डीमोस, इनके फोटोज बहुत ही क्लोज से खींचे थे। तो ये अपन को याद रखना है, किसने खींचे थे, मोम ने, राइट। आपसे पूछा जा सकता है फोबोस और डीमोस क्या है, तो ये 2 मून है मार्स के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। मार्स कलर कैमरा के द्वारा इसको क्लिक करा गया था, ठीक है, ये भी याद हो गया। फिर आप देख सकते हैं वही किस तरह से काम करा था, ये फोटोज हैं, यू कैन सी हियर, राइट। देखो ये काम मालूम है कैसे करा था, मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता देता हूँ। जैसे तुमने एक बार फिरकी भेजी, मतलब एक बार तुमने भेजा, ठीक है, तुमने मतलब एक बार सैटेलाइट ये जो है मिशन करा, फिर क्या हुआ, जैसे ये इस रीजन पे गया, इस लोकेशन पर, देखिए आप,
क्या करा गया था, इंजन फिर इसका बंद कर दिया, तो ये उसी लोकेशन पर था, जैसे ही इस लोकेशन पर गया तो इसकी स्पीड बढ़ा दी इंजन ऑन करके, तो फिर क्या हुआ है, ये आगे चला गया, फिर ये ऐसे घूम के आया, फिर ये इस लोकेशन पर गया पर्टिकुलर, तो 25 अक्टूबर को फिर से इसकी स्पीड बढ़ा दी, फिर ये घूम के आया, फिर ये जब इस लोकेशन पर गया तो फिर इसकी स्पीड बढ़ा दी, तो दिस इज हाउ ये जो है ना फिर मंगल तक पहुंच गया, और मंगल के पास फिर ये यहीं पर रोटेट करने लगा, ये देखिए आप। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो ये मार्स तक इस तरह से पहुंचा था, मतलब हम लोगों को मालूम था, ये कितने स्मार्ट थे हम लोग, कि डायरेक्ट हम अगर मार्स तक पहुंचाएं तो वहां तक पहुंचाना पॉसिबल नहीं था, इसीलिए क्या कर रहे थे कि एक पर्टिकुलर पाथ में भेजा, फिर वो घूमता रहता था, इंजन ऑफ कर दो, फिर जैसे ही इस पर्टिकुलर पाथ पे आता था 22 से 23 अक्टूबर को, फिर से हमने क्या करा, उसको बूस्ट दे दिया, जैसे ही बूस्ट दिया तो वो आगे बढ़ बढ़ के इस तरह से क्या हुआ, वो आगे गया। आई होप यू आर गेटिंग इट। इतना मतलब कुछ खास जैसे देख सकते हैं ना आप, इस तरह से ये रिंग्स बनी हुई है, राइट। तो द क्लोजेस्ट चंद्रयान 2 कोई खास नहीं है। फिर चंद्रयान 2 मिशन आ गया था, है ना। अच्छा, चंद्रयान 2 में खास बात क्या है गाइस, कि इसकी खास बात यही है कि जो इसमें लैंडर यूज करा गया था, देखो इसमें जो है ना ऑर्बिटर भी था, लैंडर भी था और रोवर भी था। अब आप कहेंगे सर ये तीनों क्या है, ये कौन है, ये रोबोट टाइप के हैं क्या? देखो रोबोट टाइप के ही हैं, जैसे आप लैंडर और रोवर को देखेंगे तो ये तो कुछ रोबोटिक काम ही कर रहे हैं, लेकिन ऑर्बिटर जो है ये भी समझ लो इस तरह से क्या था, ये सैटेलाइट थी जो ऑर्बिटर ऑर्बिट करेगा, मतलब 3 सैटेलाइट्स भेजी थी कि ये क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है, इस तरह से ऑर्बिट कर रहा है, राइट। तो इसको हम बोल देते हैं ऑर्बिटर, ठीक है। फिर आप देखें जैसे ये आगे गया, आगे आने के बाद जैसे अगर लैंड करा, मतलब जहां पे लैंड करा, मार्स पे लैंड करा, तो लैंड करने के बाद ये वहीं पे पड़ा हुआ है और वहां से ऑब्जर्वेशन भेज रहा है, तो इसको बोला गया लैंडर। अब जो लैंडर था ना उसका नाम रखा गया था, और नाम क्या था, विक्रम, विक्रम लैंडर। क्या नाम रखा गया था गाइस, विक्रम, विक्रम लैंडर, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। फिर रोवर क्या था, जैसे रोबोट्स होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाया था आप लोगों को, तो जो रोवर्स होता है ना गाइस, याद रखिएगा, जैसे रोवर जो था वो था प्रज्ञान, प्रज्ञान, ठीक है, उसका नाम रखा गया था प्रज्ञान। और रोवर क्या करेगा, वो बैठेगा, नीचे जाएगा, मतलब चंद्रमा पे नहीं, मार्स पे उतरेगा, उतरने के बाद चलेगा भी, मतलब आप उसको रिमोटली यूज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये था प्रज्ञान, रोवर, और लैंडर क्या था, विक्रम। ये आप लोगों ने देख लिया, क्लियर है, ठीक है। बहुत इजी सी चीज है, जो रोवर थे उसके 6 व्हील थे और दुनिया भर की बातें लिख रखी हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी कतई नहीं है, राइट। यस, रविंदर क्या बोल रहे हो सर, एक बार एसएलवी, पीएसएलवी, जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है बता दीजिए। ओके, मैं बता देता हूं, ठीक है, बता देता हूं। जैसे देखो, मैंने हालांकि ये बताया हुआ है उसकी क्लास में, भी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। देखो, एक होता है एसएलवी, दैट इज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट। देन होता है पीएसएलवी, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर एक होता है जीएसएलवी, दैट इज जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, राइट रविंदर, ये आप याद रखिएगा। जो एसएलवी है इसको हम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोल देते हैं, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, मतलब छोटा सा, स्टार्टिंग में जैसे हम लोगों ने एक ठेला है, तो ठेला भी माल ढोने का काम कर रहा है, और एक्सयूवी 500 भी माल ढोने का काम कर रही है। तो ये समझ लो कि ये ठेला था, ठीक है। फिर थोड़ा सा स्टेटस बढ़ गया तो ये हो गया पोलार सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो पोलार लेवल पे, मतलब पोलार लेवल के ऑर्बिट्स पे ये सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो कि लॉन्च करता है सैटेलाइट्स को पोलार लेवल, लाइक अर्थ है तो अर्थ का ये जो पोलार रीजन है ना, तो यहां पर ये सैटेलाइट्स को भेजता है, राइट। फिर सिमिलरली जीएसएलवी जो है ना, ये जो है, ये समझ लीजिए कि ये है मर्सिडीज बेंज, ठीक है, मतलब गाड़ियों में सबसे तगड़ी गाड़ी है वो जीएसएलवी वाली, जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जो हायर अर्थ ऑर्बिट पर, लाइक जैसे अर्थ मूव कर रहा है तो अर्थ के साथ जियो सिंक्रोनस करके, सिंक करके इस तरह से लॉन्च होता है कि अर्थ के इर्द गिर्द इस तरह से घूमता रहता है, बहुत बड़े लेवल पर। मतलब मीडियम अर्थ ऑर्बिट में भी आप छोड़ सकते हो, लो अर्थ ऑर्बिट में भी सैटेलाइट छोड़ सकते हो, और हाई ऑर्बिट में भी आप सैटेलाइट छोड़ सकते हो, राइट। द थिंग इज दैट कि इन तीनों में बस इतना ही डिफरेंस है कि ये छोटे लेवल पर, ये मीडियम लेवल पर। ये हो गया मतलब अपना मारुति 800, ये ठेला हो गया, खैर मारुति 800 ठेले से तो कंपेयर नहीं करी जा सकती, लेकिन हाँ ये ठेला हो गया। फिर ये आपका एक्सयूवी हो गया, और ये हो गया आपका मर्सिडीज बेंज। बस इतना समझ लो कि इन तीनों में इतना अंतर है। अभी अभी मतलब छोटे लेवल पे मैं समझा रहा हूँ, फिर क्योंकि इस पे काफी टाइम लगेगा समझाने में, तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारा लेक्चर नंबर 75 से लेकर है, तो वहां पर मैंने इसको काफी डेप्थ में समझाया रविंदर, ठीक है, तो याद आ जाएगा। क्लियर है रविंदर, एवरीवन, मतलब किसी भी बच्चे को लगता है ना तो जरूर पूछिएगा, जरूर। आई एम रियली हैप्पी टू गिव योर आंसर्स, ठीक है। चलिए, ये हो गया अपना। नाउ
बायोमित्रा, इस पे एमपीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, है कि नहीं है? एमपीपीएससी ने इस पे भी क्वेश्चन पूछा था गाइस। यस नैरिति, आपको मालूम है, आपने क्वेश्चंस देखे थे प्रीवियस ईयर के, ठीक है? तो जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें 2021 में बायोमित्रा की, बायोमित्रा किसने बनाया? तो डायरेक्ट देखिए, बायोमित्रा है क्या? ये एक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। हाफ ह्यूमनॉइड मतलब अगर हम इसको फुल ह्यूमनॉइड बोल देंगे तो ये तो हमारी तरह मेरी जगह पे यही पढ़ाने लगेगी, तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, तो हाफ ह्यूमनॉइड है, इससे जितना बोला जाएगा उतना ही काम करेंगे ये मैडम, राइट? और ये किसके द्वारा डेवलप करा गया? तो ये इसरो के द्वारा डेवलप करा गया, ठीक है? और याद रखना है ये अनमेन्ड स्पेस मिशन के लिए मतलब काफी हेल्पफुल है। एंड सी इज अंडर डेवलपमेंट एट ए रोबोटिक्स लेबोरेटरी एट दी विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो याद रखना है रोबोटिक्स की लेबोरेटरी बनाई गई है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में, इसरो के अंडर में। ये वहां पर ये जो है आपके समक्ष बायोमित्रा, सी इज ए टॉकिंग ह्यूमन रोबोट एंड सी इज गोइंग टू बी सेंड सबसे पहले गगनयान में। जैसे ये देख रहे हैं ना आप, ये गोली है, राइट? इसके अंदर इनको बिठा दिया जाएगा और इनको भेजा जाएगा, ठीक है? जिस तरह से ये फील करेंगे वैसे ही कोई इंसान फील करेगा, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि सबसे पहले इनको भेज के एक्सपेरिमेंट करा जाएगा, राइट? तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर है? चलिए, बायोमित्रा समझ में आया, हाफ ह्यूमनॉइड है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इट इज ए ह्यूमनॉइड रोबोट, नहीं, हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसके द्वारा डेवलप करा गया, इसरो के द्वारा। कहां पर डेवलप करा गया? याद रखना है आपको, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में ये डेवलप करा गया। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? सो दैट्स ऑल अबाउट दी इसरो। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। हाँ जी, इसमें कोई भी डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा। तो इसरो का सेंटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हेडक्वार्टर कहां पर है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसरो से रिलेटेड जितने भी तमाम मिशंस हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है? फुल फॉर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दी इसरो। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप पूछिए। यस, हाँ, इसके पैर नहीं है, अब पैर से अपन को क्या ही करना है।